नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज बहुत दिग्गज मेहमान हैं और मुझे लगता है कि चर्चा भी हमारी खास है आज की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस चर्चा बड़ी या छोटी तो हम लोग अक्सर बिहार स्वाभिमान के इस मंच पे, इस दलान पे लाते रहते हैं। लेकिन आज जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे पैनल जो है वो बहुत खास है, बहुत इम्पोर्टेंट है और अपने-अपने फील्ड में सामाजिक सेवा से लेके हो और या अपने एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में हो या पॉलिटिकल फील्ड में हो, बिहार में एक ऊँचाई पे रह के उन्होंने वो समाज सेवा के अपने दायित्व को निभाया है। मैं फिर बाद में अपना परिचय अपने गेस्ट से करवाऊँगा, अपने सारे पैनलिस्ट से करवाऊँगा, लेकिन आज जो सबसे बड़ी हैरानी की जो खबर थी, वो खबर थी बिहार से। जो बिहार में ऐसा क्या हो रहा है, जो वहाँ जहाँ हम कहते हैं कि वहाँ लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं है, बिहार में इतने टैलेंट पूल है, बिहार के लोग जो है पूरे दुनिया में पॉलिसी मेकर हो रहे हैं, कई कॉर्पोरेट संभाल रहे हैं। सब कुछ इतनी बड़ी-बड़ी खबर बिहार से होती है, लेकिन बिहार के अखबार में अगर वो खबर छपती है कि बिहार में योग्य टीचर के लिए अगर वहाँ एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी ने अभी प्रधानाचार्य का एग्ज़ाम लिया था और उसमें हैरानी की बात है कि 95% जो हमारे आचार्य थे, वो क्वालीफाई भी नहीं कर पाए थे। 6 माफ़ी चाहूँगा मैं थोड़ा-सा इंटरप्शन के लिए। तो ये मैं कह रहा था, मैं अपनी बात को फिर से ये पे करता हूँ कि 6041 प्राइमरी स्कूलों में, हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के टीचर के लिए, प्रिंसिपल के लिए, वो एक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम था। उसमें ये हमने हमारे लिए या पूरे देश के लिए एक बड़ी घटना हो सकती है कि उसमें 95% जो हमारे आचार्य थे, वो आचार्य जब हम बात करते हैं उस मगध की और जब बात करते हैं चंद्रगुप्त और चाणक्य की, उस चाणक्य के उस भूमि से हमारे इतने पुराने और हमारे इतने बड़े पुराने कुशल जो 15-15, 20-20 साल के जो वहाँ टीचिंग में जिनका एक्सपीरियंस है, वो क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सिस्टम में दिक्कत है। कहीं न कहीं बिहार के इस एजुकेशन में, जबकि आज हमने काफ़ी लोगों से बात की, टीचर से बात की, तो जैसा कि कहा गया कि नीतीश कुमार की सरकार में एजुकेशन के ऊपर में, टीचर के ऊपर में काफ़ी ध्यान दिया गया है। हज़ारों विद्यालय जो है 8,000 पंचायतों में अपग्रेडेशन हुआ है, मिडिल स्कूल का और उसको हाई स्कूल बनाया गया है। लेकिन सब कुछ बनाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर में के लिए। अब वहाँ स्मार्ट क्लासरूम से स्मार्ट बोर्ड तक बने हैं, बड़े-बड़े एलईडी कैमरे और सॉरी टीवी लगे हुए हैं, सब कुछ डिजिटल सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर उस बिहार के आचार्य इतने भी ये नहीं है कि 150 का जो क्वालीफाई करने का जो मार्क्स था, उसमें जनरल कैंडिडेट जो है, उनका 48 नंबर का ये कट ऑफ आया है। तो ये कहना चाहिए कि कहीं न कहीं सिस्टम में कोई न कोई दिक्कत है। मैं सीधे ब्लेम नहीं करता हूं, लेकिन अगर हम लोग ये सुनते हैं कि बिहार का एजुकेशन पूरी तरह से डिरेल है, तो ये बात कहीं न कहीं माननी पड़ेगी कि अगर इस बिहार में 7,000 से ज़्यादा स्कूलों में आचार्य नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, उस स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन को हम सोच सकते हैं। मैं सीधे अभयानंद जी के पास जाता हूँ। अभयानंद जी की बुक अभी आई है अनबॉन्डेड बिहार की, और उस अनबॉन्डेड अभयानंद नाम है उस किताब की। और उस किताब में उन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से एक बिहार, और बिहार में एक ऐसे कई लोग हैं जिनका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। जैसे एक आईपीएस ऑफिसर, एक फॉर्मर डीजीपी रहते हुए भी एक टीचर के रूप में भी उन्होंने जबरदस्त भूमिका निभाई है और आज तक वो निभा रहे हैं, अपने उस रोल को आज भी पूरा कर रहे हैं। आज भी कम से कम साल में 40-50 दाखिल करवा रहे हैं बिहार के उसी सोसाइटी के उसी जगह के गरीब बच्चे को, वो मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, आईआईटी हो या देश के प्रमुख संस्थाओं में उसका एडमिशन हो रहा है। तो मुझे लगता है ये अनबॉन्डेड अभयानंद का एक कंट्रीब्यूशन है उस बिहार में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सर मैंने आज कभी आपके पोस्ट पे पढ़ा था, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताई थी कि जब आप एक बार सहरसा में आप नए नए ऑफिसर्स थे,
और जब आप ऑफिसर थे तो उस समय में जगन्नाथ मिश्रा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। तो वो जगन्नाथ मिश्रा ने उस अपने पब्लिक रैली को संबोधन करने के बाद उस जिले का जो डीएम और एसपी एसपी आप थे, दोनों को मंच पर ले जाके लोगों से इंट्रोड्यूस कराया कि हम आपके यहाँ मठ और जुझारू दो ऑफिसर दे रहे हैं, आप लोगों की जो समस्याएं हैं आप इनको बता सकते हैं। तो आपने लिखा कि इससे अकाउंटेबिलिटी कैसे बनती है कि उस भीड़ से एक चीफ मिनिस्टर को पब्लिक के बीच में दिखाना कि ये ऑफिसर है, कल आप यहां पहुंच सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। क्या ये जो ग्रीवेंसेज रिड्रेसल का एक ऐसी एक घटना कह सकते हैं एक रही होगी, क्या बिहार में एकदम खत्म हो गया कि किसी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, टीचर है या नहीं है, किसी भी आदमी को पता नहीं है कि इसका ग्रीवेंसेज कहां एड्रेस किया जा सकता है, या जो ऑफिसर है उनको अकाउंटेबल बनाया जा सकता है? ऐसा सिस्टम अब क्या फेल कर गया है अभ्यानंद जी? अभ्यानंद जी की सर मेरी बात पहुंच रही है आपके पास? हेलो हेलो हेलो। शायद अभ्यानंद जी का अभी नेटवर्क से मुझे लग नहीं रहा है कि उनकी आवाज आ रही है। हैंग किया क्या? लगता है हैंग किया उनका मोबाइल। चलिए मैं एक बार ट्राई कर लेता हूं, लेकिन मैं सीधे अरुण कुमार जी के पास जाता हूं। अरुण जी नमस्कार। अरुण जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो अरुण जी मैं जहां तक मुझे पता है, एज ए सांसद रहते हुए, एज ए एक सोशल एक्टिविस्ट रहते हुए, आपने बिहार के इन सारी चीजों को आपने बहुत करीब से देखा है, इन समस्याओं को देखा है। बिहार के इस 20 साल के 30 साल का मैं कह सकता हूं कि जो पॉलिटिकल अप एंड डाउन रहा है उस सिचुएशन को देखा है। बिहार में आप जब बड़ी बड़ी बात हम लोग करते हैं कि हमारे बिहार के अभी सारे, अगर आप यहाँ पे दिल्ली में आ जाए तो कम से कम आपको 10 कैबिनेट, आप 10 सेक्रेटरी के लेवल के, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल के, एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल के जो ऑफिसर है आपको बिहार से मिलेंगे। आज उस बिहार में एक प्रधानाचार्य स्कूल के पास नहीं है। ऐसा क्या हो गया अरुण जी? देखिए, ये जो शैक्षणिक वातावरण था, जो शिक्षक का सम्मान था, वो एक दिन में खत्म नहीं हुआ है और ये अनवरत एक प्रक्रिया रही है जो राजनीतिक सत्ता अन्य विभागों की तरह शिक्षा विभाग को भी अपंग बनाने का प्रयास करता रहा। और इस सरकार में, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार में, इस सरकार को बनाने में हम लोग थे और प्रारंभिक दौर में जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर नीतीश कुमार, तमाम लोगों से ये बात होती थी कि विकास यदि बिहार में लाना है तो शिक्षकों को सम्मान देना होगा। आपने देखा कि टॉपिक रखा है तो उस इतिहास के पन्ने में हल्का भी उस झरोखे से देखेंगे तो लगेगा कि क्या महत्व था, समाज ने कितनी ताकत दी थी और शिक्षकों का आत्मबल कितना मजबूत था कि घनानंद जैसे शासक को एक शिक्षक अपनी जमायत बना करके और चंद्रगुप्त पैदा किया और चंद्रगुप्त का एक लंबा इतिहास रहा सत्ता पर, शासन पर, समाज पर, विचार पर, मूल्य पर। तो शिक्षक की बड़ी भूमिका है और भारतीय समाज में तो सनातन परंपरा में ऋषि सत्ता और कृषि सत्ता, ये दो प्राथमिक सत्ताएं मानी गई, बुनियादी सत्ताएं मानी गई हैं, जिनकी जिम्मेवारी बनती थी समाज को व्यवस्थित करना। आज राजनीति में
समाज टूटने की वजह से अनैतिक लोगों का प्रवेश बहुत बढ़ा है। जिस समाज का संवाहक पूंजी हो, अनैतिकता हो, विचार ना हो, तो निश्चित तौर से वहां आचार्य की पूजा नहीं हो। हम किस तरीके से शिक्षकों को बहाल किया है, ये हम सब लोगों को पता है। हम किस तरीके से 4,000 शिक्षक, 4 लाख शिक्षक जो सृजित पद है, उसके लिए कितना ड्रामा ये सरकार करती रही है। कोर्ट से रुकवाना, शिक्षा में टाइम होना, एडवर्टीजमेंट को बाधित कराना, चोरी हो जाना, किन किन तरीकों से ये बाधित करता रहा है। और आज 20 साल के बाद इनको प्रधानाध्यापक की चिंता हुई। तो इस कालखंड में निश्चित तौर से शैक्षणिक वातावरण का अभाव है। और जो अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपने क्षमता से, अपने समर्पण से जो लोग, या इस मिट्टी में ताकत तो जरूर है, गांव खेत खलिहान में ताकत है, और उससे जो लोग ज्ञान अर्जित किए हैं वो रोटी के लिए निकल पड़े हैं। वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, मैनेजमेंट में हैं, वो IAS बन जाते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में समाज ने, राजनीतिक सत्ता ने और सामाजिक सत्ता ने शिक्षकों को इतना अपमानित किया है, एडहॉकिज्म रखा है, जिसके चलते यहाँ से ब्रेन ड्रेन हुआ है, यहाँ से लोग पलायित हुए हैं। और इसका सीधा उदाहरण ये है, सीधा उदाहरण है कि हम क्या प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह के मेधावी लोग, नौजवान सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वैसे लोग विभिन्न हथकंडों को अख्तियार करके वहां चले गए। चंद्रगुप्त जो आज बने हैं, इनको मैंडेट नहीं है, ये दूसरे कामों में लगे हुए हैं, माइनॉरिटी में हैं। आज तक ऐसा नहीं रहा है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट मेजॉरिटी पर लाठी चला रहा हो। तो ये माइनॉरिटी की वजह से, एडहॉकिज्म के वजह से वहां भी एडहॉक सिस्टम। अरुण, मैं आपको बीच में, अरुण, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। मैं एक बार प्रोफेसर नेट का प्रॉब्लम। आज बार बार नेटवर्क क्या प्रॉब्लम है, कहां से, ये नहीं पता चल रहा है। अरुण, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा, क्योंकि मेरे साथ में प्रोफेसर रंजीत कुमार जी हैं, और मुझे लगता है कि शिक्षा में और बिहार के एजुकेशन को इनसे बेहतर, हम लोगों से बेहतर, मुझे लगता है कि प्रोफेसर रंजीत कुमार जी का एक एक्सपीरियंस है। और हम लोग तो बस चीजें को ऐसे जोड़ते हुए ही चीजों को आगे बढ़ाते हैं। उसका बैकग्राउंड का उतना हमें भी जानकारी नहीं है कि बिहार के एजुकेशन के डिस्कनेक्शन कहाँ से हुआ। मुझे लगता है कि रंजीत जी को इस चीजों के पता है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी, एजुकेशन के इसमें रहे हैं, और बाकी एज ए प्रोफेसर भी बिहार के इस एजुकेशन को, उतार चढ़ाव को देखे हैं। प्रोफेसर रंजीत जी, मैं ये चाहूंगा कि ये एजुकेशन के बारे में आज ये कहा जा रहा है, जब मैंने आज स्कूल के टीचर सबसे बात की थी बिहार में, तो उन्होंने कहा कि जो क्वालिटी वाइज अगर आप देखें, तो अभी के जो टीचर है हाई स्कूल में, इंटर कॉलेज, जो हमारे पुराने जो टीचर थे, पुरानी पीढ़ी के जो टीचर थे उनसे, लेकिन ये सिस्टम में और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सोसाइटी का तो नहीं है कभी। उसके कारण हुआ है क्या कि उन टीचर योग नहीं हो रहा है। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या बिहार के एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी की कमी है, या अब बहुत कैजुअल है एजुकेशन में कि जिस बच्चे को स्कूल आना है वो आए, जिसको कॉलेज आना है आए, ना आना है नहीं आए,
तो ये पूरा कहीं कम्युनिकेशन गैप है, या बिहार में सिर्फ गरीब बच्चों के लिए सरकारी सिस्टम है, बाकी जो पढ़े जो भी थोड़ा संपन्न लोग हैं या तो अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं या वो पब्लिक स्कूल में, हर गांव में आज पब्लिक स्कूल है, तो उनका अब डिपेंडेंसी सरकारी स्कूल पे नहीं है, ये गैप कहाँ है? देखिए, अभी तक जितने भी बिंदु उठाए गए, चाहे हमारे भाई अरुण जी ने जो उठाई बातें, या आपने जिस ओर इशारा किया, उस सभी में कुछ न कुछ सच्चाई है। हम जो बात कर रहे हैं वो शैक्षणिक स्तर और शिक्षकों के स्तर, आचार्यों के स्तर पर हमारी चर्चा आज है। आचार्य, कोई भी शिक्षक जिस भी संस्थान से जुड़े हुए हैं, पहले वो संस्थान सच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उस संस्थान की शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है, संस्थान पर ही निर्भर करता है कि संस्थान की गुणवत्ता पर उस शिक्षक की गुणवत्ता निर्भर करती है। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है टू अट्रैक्ट एंड रिटेन क्वालिटी टीचर्स। पहली बात तो यह है कि हम गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षक बन सकते हैं, गुणवत्ता वाले शिक्षक बन सकते हैं, वैसे विद्यार्थियों को हम इस पेशे की ओर आकर्षित करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात, अगर हम संस्थानों की बात करें तो संस्थानों के सम्मान की ओर अरुण जी ने बड़ा अच्छा इशारा किया। हम उसके संस्थान के एग्जिस्टेंस पर, उसकी वायबिलिटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसी तरीके से साइन बोर्ड टंग जाना चाहिए, किसी तरीके से विद्यार्थियों की संख्या हो जानी चाहिए, पास फेल की संख्या हो जानी चाहिए, ताकि हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वगैरह हम बाद में स्टैटिस्टिकल डेटा को हम दिखा सकें। हमारा ध्यान इसी पर है, परीक्षाएं हो जाए, पास हो जाए, पढ़ाई हो न हो। आप देखिए, एक आरंभ अगर हम करें एब इनिशियो, तो शिक्षा केंद्रों में विद्यालय को देखें अगर, तो विद्यालयों की वायबिलिटी कम गई है। सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूं, सीबीएसई और इस तरीके से संस्थाओं से जो जुड़े हुए प्राइवेट संस्थान हैं, उनकी वायबिलिटी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन सरकारी विद्यालयों की क्यों नहीं? हम कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए रहे हैं, मैं जुड़ा रहा हूं। जब कोई कार्यक्रम करना होता है तो हम उसी विद्यालय को देखते हैं, की ओर देखते हैं जिसकी वायबिलिटी है, जहां विद्यार्थियों की संख्या मिलेगी। कोई कार्यक्रम करना है, विद्यार्थियों की संख्या ही नहीं, शिक्षकों की संख्या ही मिलेगी। सरकारी स्कूलों में क्या है, 3 वर्ष के लिए एक विद्यालय, अगर एक सेंटअप है, एक क्लास सेंटअप है, तो विद्यार्थियों की संख्या ही नहीं है। अगर 3-4 शिक्षक हैं, उसमें 1-2 छुट्टी में चले गए, तो फिर बाकी क्लास ड्रॉप होने के अलावे कुछ नहीं थे। एक क्लास हो रहा है, दूसरी कक्षा ड्रॉप हो रही है। तो ये वायबिलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वायबिलिटी बिल्कुल, प्राध्यापकों की संख्या बढ़ाने के लिए, पदों को बढ़ाने के लिए, प्राचार्यों आचार्यों की संख्या बढ़ाने के लिए हम कहने लगे कि भाई ठीक है, मिडिल स्कूल, प्राइमरी, चूंकि अलग अलग एजुकेशन का सेक्टर है, हम भवन भी सबका अलग करें। समेकित विद्यालय होना चाहिए जैसे सीबीएसई का है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गुणवत्तापूर्ण नियुक्ति, हम विद्यालय की बात कर रहे हैं कुलपति स्तर तक। मुझे कहने में शर्म नहीं, मैं स्वयं कुलपति रह चुका हूं। हम कुलपति के पद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हिंदी अंग्रेजी की क्या कहें, किसी भी विषय, किसी भी भाषा में सही हम 1-2 पंक्तियां नहीं लिख सकते हैं। हम अलग, जिसे हम मेधा कहें, मेधा छोड़ के बाकी गुणवत्ता से परे हट करके बाकी जैसे सेटिंग का चला है, तो ऊपर से चले आए नीचे जब चले आते हैं कक्षाओं में, शिक्षकों में, तो एक शिक्षक तो पास करेंगे, उसके बाद होंगे। मैं मुंगेर विश्वविद्यालय में वहाँ संस्थापक कुलपति का दायित्व तो मुझे मिला था और काफी सुधार करने का मौका मिला। मुझे विश्वास है, मुझे ये खुशी है कि मैं काफी कुछ कर सका। अब उस क्षेत्र में एक बड़ी बीमारी ये थी कि सेशन लेट करने का बिजनेस था। सभी महाविद्यालयों में ऐसी बात नहीं थी, सारे शिक्षक ऐसे हैं बात नहीं, अच्छे शिक्षक घर के अंदर रहते थे, लेकिन वो सेटिंग की बात ये होती थी कि सेशन लेट कर रहे हैं जान के, और अगर किसी भी कोई विद्यार्थी हिंदू कॉलेज किरोड़ीमल दिल्ली या कहीं और चला गया, या प्रोफेसर साहब मैं दोबारा आपके पास आता हूं
आज एक बार मैं दिव्या जी से अपना वो परिचय ले लेता हूं, और काफी देर से दिव्या जी से मुझे एक चीज जानना भी था। दिव्या जी प्रोफेसर रंजीत कुमार वाइस चांसलर भी रहे हैं, और बिहार के एजुकेशन के मुझे लगता है कि हम लोगों में उनको उसके बीच में सेंटर में अब मुझे रह के उनकी समझ जो उनकी है और उनकी बात उन्होंने रखी है, और मुझे लगता है कि हम लोग जिस पीढ़ी में थे उस पीढ़ी में लगभग वो बातें होती थी जो वही प्रोफेसर रंजीत जी बता रहे थे। दिव्या जी आज आप इसको प्रोफेसर हैं, मुझे ये चीज जानना है कि आज मैं जितने लोगों से बात की तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि बिहार में हायर एजुकेशन में, इंटर में, कॉलेजेस में टीचर की कमी है। किसी भी टीचर को मुश्किल से 1 से 2 क्लास का ये है, पीरियड है। 2 क्लास से ज्यादा शायद ही किसी टीचर को आप लोगों के जिस ग्रेड में है उसमें उसे मिलती है। लेकिन क्या 1-2 क्लास कर लेने के बाद क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से देखा कि कभी किसी स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स रहे हो, कभी उसके कुछ प्रॉब्लम्स रहे हो? क्या बिहारी स्कूल कॉलेजों में ये ऐसा सिस्टम है जो हम लोगों के समय में था कि वो बच्चे दोबारा जाके अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या टीचर दोबारा उसको इंगेज कर सकते हैं उस बच्चे को? ऐसा क्या है क्या आज, या सब खाना पूरी हो रहा है? जी नमस्कार। मैं और जगह के कॉलेजेस की बात नहीं करूंगी, मैं पटना वुमेन्स कॉलेज की बात करूंगी। तो वहाँ पे जिस तरह से स्टूडेंट्स को का इंटरेक्शन टीचर्स के साथ रहता है और मेंटरशिप के लिए भी है, तो इस तरह की बात नहीं है कि 1-2 क्लासेस बस हम लोग करने के बाद स्टूडेंट्स के साथ हमारा इंटरेक्शंस बिल्कुल नहीं रहता। लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो सर अरुण सर ने भी बात की और रंजीत सर ने भी बात की, कि अगर हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन की भी बात करनी होगी। तो क्वालिटी, जब भी आप क्वालिटी की बात करते हैं, जब भी अभी सर ने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अच्छे जो संभ्रांत घर से आते हैं वो मोस्टली 10th 12th के बाद बाहर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ पे जो रहते हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है या नहीं, ये बहुत ही बेसिक प्राइमरी लेवल से हम लोगों को बात करना होगा। हम लोगों ने जब आप अभी बात हो रही थी तो बताया जा रहा था कि पहले जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी वो अब से बेहतर थी। क्यों थी? क्योंकि पहले उस तरह से प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं था। जो भी संभ्रांत घर से भी जो आते थे वो भी उसी स्कूल में पढ़ते थे और सबके लिए एक काइंड ऑफ एजुकेशन था। लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन होने के बाद जो ब्यूरोक्रेट के बच्चे हैं, जो मिनिस्टर्स के बच्चे हैं, जो लीडर्स के बच्चे हैं, वो उस स्कूल में पढ़ते नहीं हैं। और इस वजह से जिनके लिए जो स्कूल, ऑफ कोर्स जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन जरूर हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा इनरोलमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि सर रंजीत सर ने अभी बताया कि हमारा इनरोलमेंट रेट है बढ़ रहा है, राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट्स आ जाने के बाद। लेकिन क्वालिटी टीचिंग की जो जब हम बात करते हैं तो वो क्वालिटी टीचिंग मिसिंग है। तब क्वालिटी टीचिंग क्यों मिसिंग है? ऑफ कोर्स एनरोलमेंट रेट बढ़ रहे हैं क्योंकि मिड डे मील स्कीम्स है और इस तरह के स्कीम्स आ रहे हैं जिससे एनरोलमेंट रेट जो है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं, वो इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां आ रहे हैं। लेकिन उनको मिल क्या रहा है? क्या हमारे टीचर्स जो वहां पे अपॉइंटेड हैं प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, उनकी ट्रेनिंग सही से हो रही है या नहीं? क्या उनको टीचिंग के अलावा कई सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें उनको लगाया जाता है, चाहे वो मिड डे मील का मैनेजमेंट का काम हो तो उसमें भी टीचर्स ही रहते हैं, चाहे इलेक्शंस हो उसमें भी टीचर्स को रहना होता है, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशंस ऑफ टीचर्स हो रहे हैं। तो जब तक आप क्वालिटी टीचर्स, बहुत शानदार मुद्दा दिव्या जी आपने अब जो सबसे मेजर जो इशू है आपने उस पे प्रॉब्लम पे हाथ रखी है। और सच में ये कभी-कभी तो टीचर को भी नहीं पता होता है कि वो खाना बनाने, बच्चों को मिड डे मील खिलाने के लिए वो एम्प्लॉयड है या सरकार के दूसरे काम करने के लिए, जनगणना करने के लिए या फिर इलेक्शन की ड्यूटी करने के लिए
वो किस काम के लिए है, और कई बार टीचर खुद को अपने को इसको जज नहीं कर पाते हैं कि आखिर वो किस लिए आए हैं और उनकी ड्यूटी क्या है। एनीवे मेरे साथ में सबसे ज्यादा आज के लिए सबसे बढ़िया है क्या कि अरुण कुमार जी खुद है। डॉक्टर अरुण बाबू को कम से कम हम लोग जितना जानते हैं एक शिक्षाविद के रूप में देखते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं, पॉलिसी मेकर के रूप में भी उनका अपनी एक ख्याति है और उन्होंने अपनी एक अच्छी पहचान बनाई हुई है। अरुण बाबू, आप तो देश विदेश हर जगह गए हैं, आपने बिहार की मिट्टी के से पले बढ़े और बिहार की राजनीति से ही आप दिल्ली तक आए हैं। अरुण बाबू, आप तो बिहार में बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने सामाजिक भागीदारी के एजुकेशन को ऐसे बनाया कि आपने पंचायतों के हवाले कर दिया एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को, और सारे शिक्षा मित्र आपने चुन चुन के गांव से, जहां से घर से उठा आपने स्कूल में रखा उन लोगों को, जो आपने कहा कि ये पंचायत पे कंट्रोल होगा एजुकेशन का, प्राइमरी एजुकेशन का, मिडिल स्कूल के एजुकेशन का, तो शायद अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होगी। मैं अभियानंद जी शायद हमारे बीच में वो कनेक्ट नहीं हो पाए, मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या अरुण बाबू बिहार सबसे अकाउंटेबिलिटी के कोई आदमी अपने एजुकेशन ऑफिसर से, डीओ से, वहां की ईओ से, जो भी ऑफिसर होते होंगे, एजुकेशन मिनिस्टर से ये नहीं सवाल पूछ सकते हैं कि उनके टीचर क्लास में नहीं आ रहे हैं या वो पढ़ाई नहीं हो रही है, तुमने जो 1.5 लाख का वहां स्मार्ट टीवी रखा है उसका उसमें धूल फाक रहे हैं, ये अकाउंटेबिलिटी बिहार में कैसे बनेगी सर? देखिए, पानी गंगा में बहुत बह चुका है। अब कोई संकल्पित व्यक्ति ही बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आएगा जो स्वास्थ्य और शिक्षा, दो बुनियादी आवश्यकता जो मनुष्य के लिए है, इसको एड्रेस कर पाएगा। पब्लिक स्कूल से कभी भी समस्या का निदान नहीं होने वाला है, मूल है, और ये हो सकता था। बहुत दिन नहीं हुआ है, केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट पब्लिक स्कूल, जो रिप्यूटेड पब्लिक स्कूल मुंबई के थे, उनसे आगे निकल गया था जब मुरली मनोहर जोशी शिक्षा मंत्री थे। आज शिक्षा मंत्री ऐसे ऐसे बनते हैं जिनको खुद शिक्षा का ज्ञान नहीं हो, शिक्षकों के जिसके मन में सम्मान नहीं, तो ये डिटोरिएशन हुआ है। मैं समझता हूं कि राजनीतिक अराजकता की वजह से, संवेदनहीन लोगों को ऐसे मौके की जगह पर बैठने की वजह से ये डिटोरिएशन हुआ है। और जैसे रंजीत बाबू एक विद्वान शिक्षक, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, दिव्या जी एक रिप्यूटेड कॉलेज के टीचर हैं, वहां अभी क्वालिटी वहां अभी बची हुई है, लेकिन बाहर तो झांकते ही होंगे, इनका भी अनुभव जो है वो ठीक है। हम पहले समाज में जो विधायक होते थे, एमपी होते थे, वो यदि स्कूल परिसर में चले गए, कॉलेज परिसर में चले गए, तो शिक्षक बेचैन नहीं होते थे। शिक्षक सामान्य दृष्टि से देखते थे, उनके अंदर इतना आत्मबल था कि मैं विधायक से ज्यादा जिम्मेवारी के साथ राष्ट्र के हित में काम कर रहा हूं। आज जो जैसे ठीक कहा, मैं दूर से देखता रहा हूं, मुंगेर का दायित्व इनको मिला, इंस्टीट्यूशन को इन्होंने बर्बाद नहीं होने दिया, लेकिन जो इनकी क्षमता थी उसके अनुसार इंस्टीट्यूशन को ढाल भी नहीं पाए। इसलिए ये नहीं बोल पाएंगे क्योंकि एक मर्यादा में इन लोगों ने काम किया है। हम लोग थोड़ा मर्यादा भी तोड़ते हैं। तो समाज के लिए एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि जॉर्ज फर्नांडिस जब मिनिस्टर थे तो अपने बच्चे को वहां एनडीएमसी के स्कूल में ले जा करके, और उनके यहाँ जो सर्वेंट काम करता था उसके बेटे को, दोनों को, अपने बेटे को और उसको, और एनडीएमसी में जा करके एडमिशन करा दिया। लैला फर्नांडिस ने विरोध किया। माँ का हृदय वो जानती थी, वो भी विद्वान है, वो जानती थी कि एनडीएमसी का स्टैंडर्ड क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो जीवन भर संघर्ष किया है इसी सवाल।
गरीब हो अमीर हो सबके बच्चों को शिक्षा। अरुण बाबू राष्ट्रपति का मैं एक बीच में सवाल पूछना चाहता हूं, इसी से जुड़ा सवाल पूछना चाहता हूं अरुण बाबू कि अभी शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट का थोड़े दिन पहले एक जजमेंट आया था और उस जजमेंट में कहा गया था कि जितने सरकारी ऑफिसर्स हैं, चूंकि वो टैक्स पेयर के पैसे वो भी पाते हैं और टैक्स पेयर के पैसे से स्कूल के टीचर का भी वहां पेमेंट और सैलरी मिलती है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने बच्चों को उसी सरकारी स्कूल में पढ़ाए। उसको लेके बहुत अलग अलग तरह के लोगों ने व्याख्या किया था, लेकिन क्या ये विनोद बाबू कानून से चीजों का समाधान नहीं है। शिक्षक इस समाज का निर्माता है, राष्ट्र का निर्माता है, समाज का निर्माता है। शिक्षक एक दिन में बनता नहीं है, शिक्षक ज्ञान से सिर्फ नहीं होता है, शिक्षक के अंदर संस्कार होना चाहिए, दायित्व का बोध होना चाहिए। मैं फिर एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी एक पॉलिटिशियन का दिया, एक वाइस चांसलर का उदाहरण दे रहा हूं। हमारे के यहाँ केदार प्रसाद वाइस चांसलर थे पटना यूनिवर्सिटी में, हमारे के यहाँ आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा वाइस चांसलर थे। केदार प्रसाद कर्पूरी ठाकुर के समय में वाइस चांसलर थे, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा उसके पहले वाइस चांसलर थे। एक बार एक कुत्ता मर गया था, मैं इसको कोट किया हूं पार्लियामेंट में भी। कुत्ता मर गया था और कैवेंडिश हॉस्टल में सुबह में गए तो हुआ कि आप लोग राजनीति करते हैं, कुत्ता मरा हुआ है, कोई देख नहीं रहा है। उस समय रानीघाट में आचार्य देवेंद्र शर्मा वीसी रहते थे, कोई फोर्स उस नहीं रहता था। बतलाया तो उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी में कोई आंदोलन होने वाला है क्या? हम कि नहीं सर, आंदोलन नहीं होने वाला, कुत्ता मर गया है। हिंदी के उद्भट विद्वान थे, वो लेकर के हमको चले गए और जाकर के कुत्ता को उठा लिया। उसके बाद हम लोगों का ज्ञान खुला कि नहीं, ये तो हम ही लोगों को कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, अब वो पकड़े हुए हैं, हम लोग टांग पकड़ रहे हैं, पूछ पकड़ रहे हैं, मुड़ी पकड़ रहे हैं, वो छोड़े नहीं। रानीघाट में जाके कुत्ता दफन हुआ और उन्होंने कहा कि यह काम हमारे न वार्डन का है, न सुप्रिंटेंडेंट का है, न चपरासी का है, और तुम तो कल के भविष्य हो, तुम तो क्यों यह पवित्र काम करोगे? तो आज तक मेरे मस्तिष्क पर या उन बच्चों के मस्तिष्क पर यह घटना अंकित हो गया। हम समझते हैं कि हमारा क्या दायित्व बनता है। एक शिक्षक ने किस तरीके से चीजों को ढाला, तो शिक्षक निर्माण की कड़ी में एक दिन नहीं है, वो अंतिम सांस तक रहता है। और ये जो सरकार सिर्फ पूंजी पूंजी और विकास का नाटक करते रही और भ्रष्टाचार को प्रश्रय देते रही, आदमी निर्माण करने वाला मंदिर पूर्ण रूप से ध्वस्त हो रहा था, इसकी चिंता नहीं किया गया, हंसी मजाक में टाल दिया। नतीजा ये हुआ कि आज हम चाह करके भी नहीं कर सकते, रातों रात शिक्षक थोड़े बन। बहुत बढ़िया। अरुण बाबू, मैं एक बार प्रोफेसर रंजीत कुमार जी के पास जाता हूं, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी और शिक्षा के इस जो स्तरण है, मैं माफी चाहूंगा ये कहने में, लेकिन रंजीत बाबू ने बहुत तरीके से नजदीक से चीजों को देखा है, इस बदलाव को देखा है। प्रोफेसर रंजीत कुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एजुकेशन की क्वालिटी के लिए बिहार के कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ कॉलेज का नाम हुआ करता था एक दौर में, हम लोगों के टाइम तक में भी। आप एक वाइस चांसलर भी रहे हैं और आपका अनुभव है कॉलेज को और एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का। क्या आपको लगता है कि बिहार इस लेवल में आज वहां एक भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जो ये कह सके कि वो क्वालिटी के लेवल में देश के और यूनिवर्सिटी से या देश के और कॉलेजेस के कंपैरिजन में उसका एक स्टैंडर्ड है? क्या ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए, कुछ केंद्रीय संस्थानों को छोड़ दें या कुछ गुणवत्तापूर्ण, जैसे पटना विमेंस कॉलेज की हमारी बहन है, वहाँ शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है और वहाँ पूरे कार्य दिवस में शिक्षकों की उपलब्धता रहती है, जिसके कारण विद्यार्थी उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो कुल गुणवत्ता की जब हम बात करें तो उसमें हमारे यहाँ बिहार की उपस्थिति अभी लगभग शून्य है। NIRF रैंकिंग में अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ कितने संस्थान आ पा रहे हैं, वो भी केंद्रीय हैं तो कुछ आ रहे हैं। अब रही बात की गुणवत्ता की बात हम कर रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता तो तब आवेगी जब जिसकी गुणवत्ता की बात करें वो रहे।
शिक्षक को शिक्षक रहने दें। अरुण जी बता रहे थे, इशारा उसी ओर है, शिक्षक को शिक्षक रहने दें, शिक्षण के कार्य में ही लगाए रहे उसे। पहली बात, संस्थान को संस्थान रहने दें। संस्थान और शिक्षक, कोई भी संस्थान जाना जाता है वो उसकी गुणवत्ता स्थापित करने में उसके शिक्षार्थियों और अध्यापकों का योगदान रहता है। उनकी गुणवत्ता से ही संस्थान, मैं मुंगेर की बात करते करते रुक गया था, वहां उस क्षेत्र में बड़े करीब 10 महाविद्यालयों में, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन 10 एक अच्छी संख्या है, वो कुल महाविद्यालयों की संख्या काफी, लेकिन 10 महाविद्यालयों में स्थिति ये थी कि उनके एजेंट्स, जब भागलपुर में विश्व से जुड़ा हुआ था, एजेंट चारों तरफ दिल्ली से, अच्छा आपका लड़का हिंदू कॉलेज में BA पार्ट 1 में फेल कर गया है, हम सेशन पकड़वा देंगे 2 साल बैक डेट से, और लेट फाइन के साथ भागलपुर में 2000 लेट फाइन के साथ है, फॉर्म भरता था, एडमिशन रजिस्ट्रेशन सारा लेट फाइन होता था। और एजेंसी मैंने पूरा बंद कर दिया ऑटोमेशन करने के साथ। मैं बताता हूँ, पहला साल 2019, अरुण बाबू शायद कभी बात करने का मौका नहीं मिला, मैं दिखाऊंगा, 2019 में जो पहली परीक्षा मुंगेर विश्वविद्यालय में जो हम लोगों ने लिया, पास का परसेंटेज BSc पार्ट 1 में 8.72% था, 91% फेल। उसके बावजूद नामांकन 17,000 से बढ़ के 38,000 चला गया, ये सारा रिकॉर्ड्स में है। लेकिन अब स्वाभाविक है, पहले वर्ष बड़ा विरोध हुआ, कई दूसरे तरीके से विरोध का, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, अब दूसरा धंधा करेंगे। तुम तो धंधा करते थे, लेकिन बाद में वही प्रश्न हुए कि पहले 300 एडमिशन होता था, अब हमारे यहाँ 1200 एडमिशन हो रहा है, इसलिए कि विद्यार्थियों की संख्या 17,000 से 120% एनरोलमेंट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कदाचार मुक्त परीक्षा के साथ साथ उसके प्रतिफल के रूप में शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं लेकिन काफी बढ़ी। और साथ साथ क्या हुआ, उससे ज्यादा आवश्यक है कि विद्यार्थियों में यह सुनिश्चित किया गया कि परीक्षा फल का प्रकाशन समय पर हो। बिहार में सबसे पहले रिजल्ट हम निकाले थे 2019 में, हम बता रहे हैं। तो जो अगर टाइमली पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट हो और किसी तरह का क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशन अगर इंश्योर आप करते हैं, तो गार्जियन क्यों बच्चों को बाहर भेज करके बर्बाद करेंगे? पहली बात, विद्यार्थियों की संख्या सुनिश्चित करना, कक्षाओं में सुनिश्चित करना, शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, ये सारे चैलेंजेस नीति निर्धारकों पर निर्भर करती है। जब महाविद्यालय में बैठने के लिए कुर्सियां उतनी नहीं रहेंगी, जब बैठने के लिए टॉयलेट, मेरे कहने पर आचार्य माननीय मल्लिक साहब और बाद में टंडन साहब आए, पूरे बिहार के जितना मैंने प्रोजेक्ट चलाया उस सबको अपना प्रोजेक्ट बना करके हर एक जगह टॉयलेट होगा, हर परिसर हरा परिसर, कई योजनाएं बड़े अच्छे तरीके से आरंभ हुई। लेकिन ये कोरोना या और कई कारणों से, जो मैं सही वाणी की मर्यादा के कारण नहीं बोल पाऊंगा, सारा अभी फिर लगता है कि पता नहीं फिर कहाँ चले गए। बड़ी निराशा होती है, बड़ी मुश्किल से पटरी पर। जी। अब शिक्षकों की उपस्थिति, उसके बाद अब जाएंगे। देखिए, शिक्षकों के वहां पर मैंने योजना फंड का प्रोविजन बनाया, इंटरनल फंड से, सरकार के फंड से नहीं, इंटरनल फंड जनरेट करके योजना बनाई कि जो सबसे अधिक से बायोमेट्रिक लागू हुआ, लेकिन कोरोना के कारण फिर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। जो अधिकतर समय रहेगा हमारे यहाँ दिख जाएगा हेडक्वार्टर में, और जो महीने में सबसे अधिक समय रहेगा उसे 10,000 रुपया सीधा, नॉन टीचिंग को भी, प्रिंसिपल और बरसठ छोड़ के। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि प्रोत्साहन में कि जो फंड लावेगा, रिसर्च ग्रांट लावेगा, आर्टिकल रिसर्च पेपर पब्लिश करेगा, सबके लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस इंसेंटिव मैंने इंट्रोड्यूस किया कि उस पैसे का प्रयोग कर सकता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने में, रिसर्च फैसिलिटी वगैरह वगैरह। तो बहुत बढ़िया। कई तरीके से कैरोट एंड स्टिक दोनों मॉडल है, और जो स्टिक मॉडल है उससे आपकी बहुत ज्यादा फजीयत भी होती है, लेकिन परेशानी अंततः संतोष होता है कि प्रयास हुआ। तो ये इस तरह का की दृष्टि रखनी आवश्यक है कि संस्था को संस्था रहने दे, संस्था तभी रहेगी जब वो आधारभूत संरचनाएं पूरी रहेंगी, बिजली, पानी वगैरह वगैरह, बैठने की जगह, कक्षाएं रहेंगी, और शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कैरोट और वो दोनों मॉडल हम जब तक नहीं करेंगे, समय पर परीक्षा फल का प्रकाशन और गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और एक आप समन्वय की बात आ गई है कि वर्चुअल और सारा का मिक्सचर, आजकल सारा चीज आ गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो ये सारा सुनिश्चित हम नहीं करेंगे। विद्यालय में वही बात है कि जब वायबिलिटी स्कूल की नहीं रहेगी, 3-3 क्लास का एक स्कूल रहेगा, न टीचर रहेगा न स्टूडेंट रहेगा, और मॉनिटरिंग में अलग अलग काम हम करवाएंगे, तो क्या होगा। बहुत बढ़िया। प्रोफेसर साहब, मैं एक बार दिव्या जी के पास जाता हूँ। दिव्या जी के काफी देर से हम लोग को सुनती रही हैं, लेकिन दिव्या जी जैसे अभी प्रोफेसर अरुण जी ने भी कहा था, डॉक्टर साहब ने कहा कि दिव्या जी के जो इंस्टीट्यूशन है वुमेन्स कॉलेज का आज भी नाम है, आज भी वो ब्रांड है। और दिव्या जी प्रोफेसर, मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि दिव्या जी, जब बच्चे बिहार में होते हैं और वही बच्चे जब उसके बिहार से बाहर जाते हैं, चाहे वो एकेडमिक के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आते हो, जेएनयू जाते हो, या फिर एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन के लिए कोचिंग संस्थान ढूंढते हैं दिल्ली, जयपुर, कोटा, जहां है, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स है जाने वाले की वो बिहार से ही है। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि एजुकेशन पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिहार कर रहा है आज की तारीख में भी। और बिहार का जो जीडीपी है वो सबसे ज्यादा एजुकेशन से ही बाहर जा रहा है। तो क्या दिव्या जी, ये कभी टीचर में ये डिस्कशन का थ्रेड बनता है कि बिहार में ऐसा क्वालिटी एजुकेशन सेंटर क्यों नहीं बन पा रहा है कि बच्चों को ये अट्रैक्शन लगे कि पटना के बच्चे पटना में ही रह के वो ज्ञान ले सकते हैं, उनके लिए उनको दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, इलाहाबाद नहीं जाना पड़ेगा, कोटा नहीं जाना पड़ेगा, वो वहां कर सकते हैं। इसमें चूक कहाँ से है, मिसिंग कहाँ है ये? बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि हर स्टूडेंट का यही मन होता है कि उनको उनके डोर स्टेप पे क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए। और इस ये काम बस एक इंस्टीट्यूशन अगर कोई है जो कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, उससे संभव नहीं है। वैसे वैसे इंस्टीट्यूशन हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हो, तभी जाकर के ये संभव हो पाएगा कि जो लोग अभी बाहर जा रहे हैं, बहुत लोग तो मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जिनमें बहुत कैपेबिलिटी है, लेकिन घर की स्थिति के वजह से वो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो और महिलाओं में तो सबसे ज्यादा जो विमेन गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं, वो बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद, क्योंकि घरों में आप जानते हैं जो एक पितृसत्तात्मक समाज में अगर 100 रुपए एजुकेशन पे खर्च करना है तो घर में यही चाहेंगे कि जो घर का जो मेल चाइल्ड है उसके ऊपर खर्च हो। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो लोग सही अच्छी एजुकेशन यहाँ पे पा सकते हैं, बस यही कि हमारे यहाँ उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलप नहीं है। आप जो पटना में भी जो क्राउड देखते हैं, इतना ज्यादा क्राउड देखते हैं, और वहां पे भी आप ये भी क्राउड डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता था कि अगर नॉर्थ में भी कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते जहां पढ़ाई हो सके। जैसे पहले के समय में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी और ये सब यूनिवर्सिटीज थी जो कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। मेरा भी मन था कि मैं बैचलर्स के बाद मैं यहीं पे पढ़ाई करूं, लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में जाने के लिए मुझे यहाँ से निकलना पड़ा कि अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी तो खुद अपने बिहार के कॉलेजेस में मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसके लिए भी आप यहाँ पढ़ाने के लिए भी आपको बाहर जाना पड़ रहा है। यहाँ पे टिस का पटना सेंटर स्टार्ट हुआ था रिसर्च के लिए, वो भी फंडिंग की वजह से स्टेट का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से उसको बंद कर दिया गया। तो जब तक आप हायर एजुकेशन को, क्वालिटी एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट नहीं करेंगे, बस ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन एजुकेशन का होगा, तो उसका क्वालिटी डिटोरिएट होगा ही। और ये एक इंस्टीट्यूट की बात नहीं है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बस हायर एजुकेशन की ही बात नहीं करूंगी, प्राइमरी लेवल से बात करूंगी कि जब तक आप टीचर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उनकी ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं। ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो स्टूडेंट्स को ही होता है। अगर क्वालिटी टीचर्स उनको नहीं मिलते हैं तो उनका भविष्य, उनका करियर अफेक्ट होता है। तो टीचिंग, हाउ मच वी आर स्पेंडिंग ऑन
टीचर्स ट्रेनिंग, उनके लिए क्या कर रहे हैं, वो चीज, उन चीजों पे हम लोगों को अब ध्यान देने की। क्वांटिटी बहुत हो गया, जैसे कि सर ने बताया, रंजीत सर ने बताया कि क्वांटिटी वाइज हम लोगों का ग्रॉस इनरोलमेंट रेट बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा अलग अलग, जैसे पहले दलित कम्युनिटी से, ट्राइबल कम्युनिटी से स्टूडेंट्स नहीं आ पाते थे, लेकिन अब आ रहे हैं। तो अब बस आ जाने से नहीं होगा, अब वो आ रहे हैं तो उनको क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले ये भी जरूरी है। ये भी इंश्योर करना हमारी स्टेट की ही जिम्मेदारी है कि वो आ रहे हैं तो जो राइट टू एजुकेशन का मतलब बस उसका इनरोलमेंट नहीं होता है। राइट टू क्वालिटी एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, जो कि उनका फंडामेंटल राइट्स है, और हम लोग उनके फंडामेंटल राइट्स जो स्टूडेंट्स के हैं उनसे ही उनको दूर कर रहे हैं। अगर हम लोग वो नहीं दे पा रहे हैं तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनका जो फंडामेंटल राइट्स है वो एटलीस्ट इंश्योर किया जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दिव्या जी। और मैं एक बार प्रोफेसर अपने डॉक्टर अरुण कुमार जी के पास जाता हूं कि मुझे ज्यादा उनको दूर ले जाने की, आपके ही इलाके में अभी एक गांव है, जुलाहे का गांव है, गया के इसके आसपास में, उस गांव के सबसे बैकवर्ड गांव आप कह सकते हैं, लेकिन उस गांव में हर साल 25 से 30 इंजीनियर बनते हैं। टॉप इंस्टीट्यूट के 10-15 आईआईटी के बच्चे करते हैं, निकलते हैं उसमें वहां से। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ऐसी चीजें बिहार के अलग अलग जगह में है। तो मुझे लगता है कि विद्या दान का जो अपने समाज में एक परंपरा है, उसको आज भी जनरेशन जनरेशन लोग निभा रहे हैं। अगर किसी समाज से, किसी इलाके से, किसी टोले से एक बच्चा पढ़ के आगे निकलता है तो उसकी कोशिश होती है कि अपने टारगेट में जो आसपास बच्चे हैं उनको थोड़ा सा वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए मूव करें, पढ़ाई लिखाई के लिए मूव करें। तो ये बिहार की एक यूनिकनेस है, चाहे उसमें कोई कास्ट, कोई रिलीजन नहीं है। वो अपने इलाके में लोगों को चाहता है कि वो एजुकेट हो, वो बच्चे पढ़े, वो आगे बढ़े। तो इस तरह से प्राइवेटली बहुत लोग काम कर रहे हैं। आपके इलाके का मैं इंस्टेंस दे रहा था कि जो बच्चे कंपीट कर गए आईआईटी में है या अच्छे एजुकेशन में, अपने कॉर्पोरेट जॉब में है, वो लोग भी गांव लौटते हैं तो बच्चे पे टाइम देते हैं। उसके लिए इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, हर आदमी जाके उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे यहाँ भी चाहे आनंद जी हो, अभ्यानंद जी हो, एक जिम्मेदारी के बाद भी वो अपना टाइम बच्चों पे दे रहे हैं। तो जहां समाज की तरफ से इतनी चीजें हैं, इतना कॉपरेशन है, इतना हमारा आचार्य की परंपरा इतनी मजबूत है, वहां सरकार क्यों फेल करा रही है इन चीजों को, अरुण बाबू? देखिए, सरकार की मंशा इसको ठीक करना नहीं है, इंटेंशन पर निर्भर करता है। आपका इंटेंशन क्या है? मैं एक घटना की चर्चा करूं जो प्रोफेसर साहब से संबंधित है, वर्मा साहब से। मैं एमपी था और ये साइंस कांग्रेस करने के लिए, बिहार में साइंस कांग्रेस हो, इसके लिए हमारे पास आए थे। और उस समय केंद्रीय सरकार में मेरी जॉर्ज फर्नांडिस के वजह से पकड़ थी। मैंने अपने स्तर से प्रयास किया, मैं उसकी कहानी में नहीं जाना चाहूंगा। मैंने देखा था इनके अंदर वो बेचैनी की बिहार में साइंस कांग्रेस हो। वाह। एक विद्वान शिक्षक हैं, एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि बिहार को लोग इस रूप में जाने कि साइंस कांग्रेस हम सफल तरीके से यहाँ करा सकते हैं। ये सिर्फ पंजाब में ही नहीं हो सकता है, ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हो सकता है, ये बिहार में भी हो सकता है। और इनकी जो क्षमता थी, इसका इस्तेमाल वीसी बनाने के बाद भी ये कह रहे थे कि इंस्टीट्यूशन, व्यक्ति भी स्वतंत्र नहीं रह पाया। इंस्टीट्यूशन की बात तो छोड़ दीजिए, जिस सरकार को हम लोगों ने बनाया उस सरकार की बात मैं कर रहा हूं। आज क्वालिटी ये है कि मैं नाम नहीं लूंगा, एक ऐसे वाइस चांसलर बने जिन्होंने ऑक्सफोर्ड की फ्रॉड डिग्री दे दी, बाद में उनको हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया। मैंने प्राइम मिनिस्टर से लेकर के एजुकेशन मिनिस्टर तक कितने बार पत्र लिखा, पर्सनली मिला कि भाई वाइस चांसलर यदि इस तरीके का हो कि जो जाली डिग्री दे करके वाइस चांसलर बन रहा हो, क्या ये रोल मॉडल हो सकते हैं हमारे बच्चों के रोल मॉडल? सो कंप्लीट एनार्किज्म पैदा किया है सरकार ने। ये पॉलिटिकल करप्शन की वजह से हुआ है।
ये आसान बात नहीं है। जिस गांव की बात आप कर रहे हैं वो ततवा टोली है मानपुर में, पटवा टोली पटवा टोली हाँ, दोनों मानपुर में है। और पहला बच्चा हमारे एक शिक्षक ने, हम जब स्कूल खोले थे तो ला करके वहां से दिया कि उस पटवा टोली में एक भी मैट्रिक पास नहीं है, और पहला विद्यार्थी हमने उसको पढ़ा करके सीबीएसई से 10 कराया, 12th कराया, और उसके घर में भी कोई मैट्रिक पास नहीं था। ये सब छोटे छोटे करघा चलाने वाले लोग थे। गांव में ही 8,000 की 10,000 की आबादी में एक मैट्रिक पास कोई नहीं था। उस लड़के को उसके पिता ने कहा कि हमारा जीवन का यही लक्ष्य है कि कम से कम मैट्रिक पास कर जाए। और एवरेज लड़का जिसको हम लोगों ने पीट करके, हम पीटते भी थे जब हम पढ़ाते थे तो बच्चों को पीटते भी थे, आज वो चला गया जमाना। तो कई ऐसे तो अनिल को हमने पढ़ाया और अनिल आईआईटी कंप्लीट किया। जो जिसके पिता मैट्रिक चाहते थे वो आईआईटी कंप्लीट किया, और 8 नहीं, आज 90 के लगभग वहां से आईआईटी किए हैं। और ये चेन बनाया, उन्हीं बच्चों ने चेन बनाया। वो आकर के अपना समय देते हैं और वहां से अन्य क्षेत्रों में भी गए, आईआरएस हुए, एक आईएएस हुए, तो अन्य क्षेत्रों में भी गए। और एजुकेशन टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का हथियार है, और शिक्षक अल्टीमेट फोर्स है जो विकास का जड़ है। यदि हमने इसका नाश किया तो वो नाश हुआ। आप कोटा की बात करते हैं, मैं पैरवी करता था इनके पास, जो अभी माननीय स्पीकर हैं बिरला साहब, वहां के ओम बिरला साहब, हम हमारे साथ कमेटी में थे। तो इनके यहाँ मैं पैरवी करता था कि जगह नहीं मिल रहा है, बिरला साहब जरा इसमें इसको जगह दिला दीजिए। आप जानते हैं वहां की स्थिति, वहां के शिक्षक बिहार के, वहां का स्टूडेंट बिहार के, और कोटा में बिल्डिंग बाहर का, हमारे पैसे से बिल्डिंग बना है। नहीं भाई, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के नेताओं को तो डूब मरना चाहिए। ऐसी स्थिति पैदा किया है जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था। और कह रहे हैं हमने साइकिल खरीद दिया, पोशाक खरीद दिया। अरे इनकी गरीबी पर आप मजाक कर रहे हैं। आप यही धन उनके रोजगार सृजन में नहीं दे सकते, उनके व्यापार में नहीं दे सकते। ये साइकिल आप, पोशाक आप दे रहे हैं। तो ये अराजकता पैदा करने में शिक्षक जिम्मेवार नहीं है। शिक्षक एक दिन में नहीं बनता है। मैं आपको बीच में अरुण, मैं ये इसी पे सवाल करूंगा। अरुण, मैं इसी में सवाल, आप एक शिक्षाविद भी रहे हैं, आप टीचर रहे हैं। आप जैसे लोग, जिस समय में ये नीतीश कुमार जी का ये था कि भाई अब तो हम भी फ्रीबी की इतनी चर्चा सुन रहे हैं, इतने लोग ये कर रहे हैं, लेकिन उसको कहा गया, एम्पावर से जोड़ा गया कि बच्चे, अगर लड़कियां खास करके स्कूल में मैट्रिक पास करती है तो अब उसके अकाउंट में 5,000 रुपया आता है, अगर वो 12th करती है तो उसमें 7,000 रुपया आता है, इतना नंबर से करती है, उसके बाद साइकिल मिलता है। तो ये साइकिल, ये पैसा के बदले अगर ये इन्वेस्टमेंट वहां अच्छा टीचर होता, जो प्रोफेसर रंजीत कुमार कह रहे थे कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता, तो शायद वो लड़कियां कुछ बेहतर कर पाती। लेकिन ये मीडिया में इसका नाम एम्पावर किया गया। ये जो इंसेंटिव दे रहे हैं, इसका हाल क्या है? आज के अखबार में पढ़िए, फ्रंट न्यूज है, 1.25 लाख बच्चों को 3 साल से ये पैसा नहीं मिला। अब ये कमीशन पहुंचाएंगे, वहां जाते जाते कितना मिलेगा, कितना दौड़ना पड़ेगा। ये बात ही करना बकवास है कि इन्होंने एजुकेशन पर कोई ध्यान दिया है। मैं कहता हूं कि पैसा कम दीजिए, सामाजिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता दोनों जिम्मेवार है इसके लिए। शिक्षकों को अपमानित किया। यदि बीडीओ साहब 3 दिन ब्लॉक में ऑफिस में नहीं जाएं तो कोई हंगामा नहीं होगा, बीडीओ साहब हैं। अब मास्टर साहब यदि 10 मिनट लेट गए तो कहता है पब्लिक मास्टरवा लेटल हुआ है आज। अब जिस व्यक्ति को सुन रहा है कि मास्टरवा आज लेटल हुआ है, तो उसके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? यस, हम मैं एक बार रंजीत जी से एक सवाल लेता हूं।
एक बार मैं रंजीत दत्त, हमारे पास समय का आज मैं माफी चाहूंगा कि हमने आज काफी वक्त लिया आप लोगों का, और कुछ मौसम भी हमारे यहाँ है कि थोड़ा नेटवर्क में भी डिस्टर्ब रहा है। रंजीत हाँ दत्त सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि बिहार में जो एजुकेशन के लिए एक ललक है, अभी डॉक्टर अरुण जी ने बताया कि उन सब चीजों में कैसे चेन जुड़ा है वहां पे। तो बिहार में एजुकेशन को, हम लोग भी साधारण परिवार से ही आए हैं रंजीत बाबू, हम लोगों में ये बात होती थी परिवार में, समाज में, कि ज्ञान से ही सब कुछ हासिल होगा। और बिहार में आज भी लोग मानते हैं कि जो कुछ भी बिहारियों को हासिल हुआ है वो ज्ञान से ही हासिल हुआ है। और आज जब हम गांव जाते हैं कभी कभार, मगर मुझे मौका मिलता है और मैं अपने गांव के आसपास टोले में जाता हूं, तो आप वर्ग छोड़ दीजिए, कास्ट छोड़ दीजिए, हर तबके के सोसाइटी में, टोले में बच्चों को पढ़ते हुए उत्सुकता आप एक जैसा ही पाएंगे। इवन की जो संभ्रांत परिवार के जो यहाँ पे टोला है, वही आप पढ़ाई लिखाई कब हो रही है, उस टोले मोहल्ले में लोग, बच्चे मैंने 4-5 ग्रुप बना के एक अच्छे टीचर के साथ में बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और मैं ये बता रहा हूं, मैं 5-6 बजे मॉर्निंग वॉक में जा रहा था, तब भी मैं देखता था कि बच्चे पढ़ते हैं। तो ये ज्ञान से हासिल होता है। उस बिहार की जो एक शाश्वत है, उस बिहार में ये ज्ञान की परंपरा को कैसे तोड़ा जा रहा है, इस ज्ञान की परंपरा को किस तरह से ऐसे बना गया जो आज 6,500 टीचर के भर्ती में मात्र 400 टीचर पास कर पाते हैं, प्राचार्य पास कर पाते हैं और सब फेल हो जाते हैं। ये मिसिंग क्या है रंजीत बाबू? इसमें 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 दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि हमें गर्व है कि पूर्वी भारत में और खासकर बिहार में शिक्षा के प्रति झुकाव और ललक जबरदस्त है। मैं नहीं समझता हूं कि इसकी तुलना कहीं और किसी और क्षेत्र से की जा सकती है। और यही परिलक्षित होता है, जैसे बता रहे हैं कि कोटा चले जाए या बगल में बनारस चले जाए, कौन एक इंस्टीट्यूट है JRS हो क्या, जे मतलब झा, आर मतलब तीनों के तीनों पार्टनर बिहार के, सारी 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 पूंजी बिहार की, हमारे शिक्षार्थी पढ़ाने वाले सब बिहार के, लेकिन पढ़ रहे वहां जाकर। तो ये एक वातावरण, पता नहीं हमारे विद्यार्थियों, उस एंगल से देखें, हमारे विद्यार्थियों में भी पता नहीं क्या हो गया है, हमारे पेरेंट्स में भी पता नहीं क्या हो गया है। यहाँ रहेंगे तो बिना परीक्षा दिए हुए इन एब्सेंसिया बैक सेशन से, डबल एडमिशन से पास करके कागज लेके चले जाएंगे और बाहर जाएंगे तो वही मेहनत करेंगे। एक वातावरण, ये वातावरण जिसे कहते हैं इन्फेक्शस डिजीज, लसेंग की बीमारी, जो जिसका उल्टा आवाज नहीं आ रही है सर की। सर आप, सर इज म्यूटेड आई थिंक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे क्षमा करेंगे, ये सर की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मुझे लग रहा है कि नहीं म्यूट हो गया था। हेलो, क्षमा करेंगे, मैं फिर से बोलता हूँ। दो पहलू हैं। आपने जो प्रश्न उठाए, हमारे यहाँ बिहार में खास करके, वैसे पूर्वी भारत में शिक्षा के प्रति ललक और झुकाव जबरदस्त है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी तुलना कहीं और से की जा सकती है, इसलिए हमें इस पर गर्व है। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि हमारे विद्यार्थी या हमारे अभिभावक जब यहाँ पढ़ते या पढ़वाते हैं अपने विद्यार्थी को, अपने वार्ड को, तो यहाँ पढ़ने से ज़्यादा किसी तरीके से वो पास का सर्टिफिकेट, एक कागज के टुकड़े के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन वही लड़का जब बाहर जाके पढ़ता है तो वहाँ मेहनत करता है, और इसी का परिणाम है कि JRS बगल में बनारस में, जे मतलब झा, मतलब तीनों पढ़ाने वाले या जो भी पढ़ाने वाले सबके अधिकतर सब बिहार के, और पढ़ने वाले भी बिहार के। कोटा चले जाए, वहाँ की स्थिति बताए, वो वास्तव में सही बात है। क्यों ये ऐसा क्यों है? और आज बिहार के नाम पर हम गर्वान्वित होते हैं कि देखिए बिहार का एक लड़का, अभी राजेंद्र नगर का परसों रिजल्ट निकला साइंस वाले में, तो उसमें देखा कि राजेंद्र नगर का, लेकिन वो कहाँ, राजेंद्र नगर पटना का रहने वाला, लेकिन पढ़ाई कहाँ किया, तो +2 में पढ़ रहा है गुड़गांव में। तो बिहार से जुड़े हुए लोग अब बिहार से पढ़ते पढ़ते क्यों नहीं निकल पा रहे हैं IAS या जो कुछ स्थिति, चूंकि यहाँ वातावरण बहुत दूषित है, और इसमें कहीं ना कहीं पॉलिसी में फॉल्ट का योगदान है, जिस पर
कुछ बोल रहे थे अरुण जी, मैं समझता हूं कि उस पर ध्यान देने की जरूरत है और शिक्षकों को पर्याप्त सम्मान दे, संस्थानों बहुत बढ़िया सर, आपने अच्छा कंक्लूजन दिया है। मैं चलते चलते एक बार दिव्या जी से यही जान लेता हूं कि दिव्या जी, आप एक टीचर हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, आप एक गार्जियन हैं, आप हाउस मेकर हैं, आप कई जिम्मेदारी में हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे अभी प्रोफेसर रंजीत जी को ने अभी बताया, रंजीत कुमार जी ने, कि बिहार में जो ये ज्ञान की ललक है, वो ललक आज का नहीं है, वो बहुत पुरानी है, यहाँ की परंपरा है। और बिहार में आचार्य की जो परंपरा है वो भी बहुत पुरानी है। आज भी आपके सामने में कोई बच्चे आ जाए तो आप एक बार कोशिश करते हैं कि पूछे उसका आईक्यू का, कि बच्चा किस लेवल का है। आप एक बार जरूर कुछ सवाल पूछ देंगे, ये हम लोग फेस किया है अपने टीचर के सामने में। तो दिव्या जी, क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में टीचर्स और स्टूडेंट में कमी आ गई है कि आपने अपना एक प्रोफेशनलिज्म है कि आपको अपने क्लास तक ही मतलब है, उसके बाद आपके लिए कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई छात्र नहीं है, या ऐसा भी है कि सरकार की जो इम्पैथी है एजुकेशन को लेके, उसके कारण भी भरोसा टूटा है या विश्वास, आपको कनेक्टिंग पॉइंट नहीं रह गया है? ऐसा क्या दिक्कत क्या है दिव्या जी? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती कि आजकल स्टूडेंट और टीचर्स का रिलेशनशिप चेंज हुआ है। हाँ, जैसे जैसे समाज चेंज होता है, मॉडर्निटी आई है, तो इक्वेशंस चेंज हुए हैं, लेकिन अभी भी टीचर स्टूडेंट्स के बीच में, अभी भी जब क्लासरूम में जब टीचर होते हैं तो उनके बीच बस टीचर और स्टूडेंट का ही इंटरेक्शंस होता है। तो ये अभी इतने सारे लैक्यूनाज हैं, गैप्स हैं, ये सब कुछ होते हुए भी अभी भी स्टूडेंट्स, जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं, अभी भी जो बिहार के टीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अभी भी बहुत डेडिकेटेड तरीके से बहुत सारे टीचर्स जो हैं अभी भी काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूंगी कि मेरी जो क्लासेस होती हैं, तो ग्रेजुएशंस के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि मास्टर्स के लिए कहाँ जाएं, और मास्टर्स अभी CUET आने के बाद बहुत आप बस अपने सब्जेक्ट में आपका एक्सपर्टीज है तो उससे आप एंट्रेंस पास नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर के भी जो एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग इवनिंग में उन लोगों को एंट्रेंस के लिए तैयार करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ से नहीं, कम से कम बाहर जाने की अगर इच्छा है तो वो जा सके। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स ये जरूरी है कि ऐसे टीचर्स, अगर क्वालिटी टीचर्स चाहिए तो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको सही एक सोशल सिक्योरिटी, उनको अच्छी सैलरी और ये सारी चीजें अगर टीचर्स को मिलते हैं, और स्टूडेंट्स को भी अगर इस तरह का माहौल मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिलता है, क्वालिटी मिलता है, तो वो बाहर जाना नहीं चाहेंगे। चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात जो सर ने कही कि हाँ, यहाँ पे अभी भी एजुकेशन को लेकर के लोगों के अंदर में बहुत बहुत क्यूरोसिटी है, लोग चाहते हैं कि आगे और बढ़ें, लेकिन यहाँ पे जो बिजनेस मॉडल, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते, बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनको हफ्ता नहीं देने की वजह से, जो कोचिंग वाले टीचर्स, उनको गोली मार दी गई है। बहुत पहले की घटना नहीं है, लेकिन ये इतना डर का माहौल अगर रहेगा और उनको अगर सही इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं मिला, क्वालिटी नहीं मिले, तो ऑफकोर्स जो क्वालिटी टीचर्स हैं, रिसर्च अगर वो नहीं कर पाए, यहाँ पे रंजीत सर ने बताया कि रिसर्च का जो उनको इंसेंटिव मिलने चाहिए टीचर्स को, यहाँ पे लोग पढ़ाने के लिए आते हैं लेकिन रिसर्च नहीं कर पाते हैं, तो इससे उनकी एकेडमिक्स इफेक्ट होती है। तो ऑफ कोर्स वो चाहेंगे कि बेटर इंस्टीट्यूट में जहाँ पे रिसर्च भी कर सके, टीचिंग भी हो सके। तो ये दोनों तरफ से बहुत काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरुण बाबू माफी चाहूंगा, आज थोड़ा सा हमारे यहाँ मौसम की खराबी कारण नेटवर्क में प्रॉब्लम रही है, लेकिन चलते चलते अरुण बाबू, एज ए सांसद के रूप में, एज ए विधायक के रूप में, एज ए नेता और सोशल लीडर के रूप में, मैं हम लोग जितना भी जानते हैं, लेकिन आज भी आप समाज में एक शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। धन्यवाद करूंगा, और दिव्या जी आपका भी। लेकिन मैं इतना अपने कि बिहार की पूंजी सिर्फ शिक्षा है, एजुकेशन और ज्ञान को ही लेके बिहार, स्किल को लेके ही बिहार आज गांव से निकलता है और अमेरिका तक पहुंच रहा है, यूरोप के कंट्री में जा रहा है, जहां भी जा रहा है
रोजी रोटी कर रहा है और अपने बिहार को भी संपन्न कर रहा है। बिहार के जीडीपी में उस जितने भी माइग्रेंट फोर्स है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो प्लीज अरुण बाबू, हम लोग आपसे एक बार जरूर आग्रह करेंगे कि बिहार के इस ज्ञान परंपरा को डूबने से बचाएं, और बिहार में सिर्फ अगर ये ज्ञान जो रंजीत बाबू कह रहे थे, दिव्या जी कह रही थी, ये परंपरा बनी रहे तो शायद बिहारियों को भी कहीं भी चला जाए दुनिया में, वो ज्ञान से और अपनी क्षमता से, स्किल से अपनी रोजी रोटी कमा लेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हम फिर मिलेंगे। और आज के लिए माफी कि हमारा बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम था इस मौसम के कारण। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर।